हेलो, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि रात के हम लोग 10 बजे से आपको इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। यह जो आपको प्रैक्टिस सेट है ये आपको एडिटोरिया का जो 7500 बुक है वहाँ से लिया गया है। इसमें आपको एक सेट में आपको 50 क्वेश्चन करवाया जाता है। 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन को हम लोग अभी तक आपको 1 से लेकर 25 तक जो प्रैक्टिस सेट वो करवा चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 26 को करेंगे। ठीक, तो सभी लोग क्लास में जुड़िए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक, आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 26 को करने वाले हैं। हम लोग आपको 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन जो आपको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाया जाएगा और आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है। किसी वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है, तो ये आपको अपवर्तन क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि किसी वस्तु से आपको प्रकाश के गुजरने की जो घटना है, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अमित, आपको अपवर्तन कहलाता है। तो किसी वस्तु से प्रकाश से गुजरने की घटना क्या कहलाता है, तो अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2 क्या करेगा, फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है। आपको बताना है जो फ्यूज तार का विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। पहला का जो आपको बी आंसर होता है उनका सही है। ठीक, फ्यूज ताप का जो आपको विशेष प्रतिरोध है आपको उच्च ताप का होता है। कैसे होता है, उच्च होता है। तो ऑप्शन आपका डी सी हो जाए। तो याद रखेंगे आपको उच्च होता है। और ये आपको किससे बना होता है, ठीक, आपको किससे बना होता है, टीन से। जो फ्यूज तार का जो विशेष प्रतिरोध है आपको फ्यूज है आपको यह बना होता है टीन और शीशा से बना होता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दूसरा का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सब लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे। हम लोग रेगुलर आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस 8 बजे सुबह में, 9 बजे से आपको पॉलिटी क्वेश्चन का प्रैक्टिस। कल के क्लास में आपको ये दोनों ही क्लास आपको होगा। 8 बजे आपको करंट अफेयर का जो क्लास है वो आपको कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ 9 बजे आपको पॉलिटी का क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस वो कराया जाएगा। कल के क्लास में लोग प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है कल के क्लास में कराया जाएगा। तो आप भी हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं। ठीक, प्रीति कुमारी थैंक यू फॉर जॉइनिंग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होती है। तो यह जो आपको होता है हवा के दबाव के कारण। किसके कारण होता है, तो हवा के दबाव के कारण आपको संपीड़न और विरलन आपको उत्पन्न होता है। तो तीसरा का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही डी नहीं होगा, अमित बी होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है। सत्य नहीं, इसको ध्यान से करेंगे। जो आपको कथन गलत है हमको उसको बताना है। आर्क स्टडी थैंक यू फॉर जॉइन, आप बहुत दिन बाद भाई ज्वाइन कर रहे हो। चलो नहीं पूछूंगा कि क्यों। आदित्य सिंह थैंक यू फॉर जॉइनिंग। चलिए करें चौथा नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है। जो परमाणु के बारे में आपको सत्य नहीं उसको बताना है। तो आपको दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यह आपको गलत है। ठीक, आपको तो चौथा का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। आपको 2 तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, आपको समान द्रव्यमान वाले होते हैं। ठीक है, आपको समान द्रव्यमान वाले होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो चौथा का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चौथा का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, आपको जितना ज़्यादा एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, ठीक है, तो आपको 2 चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। पहला आपको रिवीजन जितना हो सके करिए, नया चीज़ें धीरे धीरे कम करिए पढ़ना। और दूसरा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा होकर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाइए, तभी जाकर आपको अब क्या होगा कि जो चीज़ है आपको बनाया जितना पढ़ना है पढ़ ली, जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, तलवार का जो धार है ना एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उतना ही ज़्यादा आपको शार्प होता जाएगा। ठीक, तो आपको 2 चीज़ करना है, रिवीजन करना और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। रिवीजन अपने से करिए, क्वेश्चन का तो प्रैक्टिस हम करा ही रहे हैं। चलिए कह रहा है कि 5वां नंबर क्वेश्चन में कि धातुओं की पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है। आपको बताना है धातुओं के पतली तार के रूप में। गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग हरिकृष्ण। मैं थोड़ा आवाज़ बढ़ा लेता हूँ, चलो बड़ा ही हुआ है। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा। कह रहा है कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है। तो यह आपको कहलाता है, ठीक, क्या कहलाता है, तन्यता। क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 5वां का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है।
हम लोग क्लास रूल को अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्लास रूल को अप्लाई करते हैं और जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आंसर बताएगा उसका नाम लिया जाएगा और बाकी लोग जो है आपको आंसर मिलाते रहेंगे। तो 6वां नंबर क्वेश्चन क्या करे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है। तो जो आपको क्षारीय विलयन नहीं है, आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या नहीं है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको क्षारीय विलयन नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही होता है। 6वां का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 6वां का मिलान कीजिएगा, 6वां का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 6वां नंबर क्वेश्चन का जो डी आंसर बताया और सबसे पहले सही जवाब दिया आपको आर.के. स्टडी ने। आर.के. स्टडी ने 6वां का सबसे पहले सही जवाब दिया। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से नीले लिटमस को लाल कर देता है। कौन सा है जो आपको नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो जो सिरका है, ठीक है, जो सिरका है आपको नीले लिटमस का आपको लाल कर देता है। तो 7वां का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। प्रीति थैंक यू फॉर जानी। तो 7वां का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। आर.के. स्टडी ने सबसे पहले और सही जवाब दिया। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी का समानता किस नाम से जाना जाता है। इनको आपको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको ये जो 5 तत्व दिए हुए हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो इनको आपको हैलोजन, किसके नाम से जानते हैं, हैलोजन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। 8वां का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है और आर.के. स्टडी ने सबसे पहले और सही जवाब दिया। 8वां का ए आंसर सही हो जाएगा हैलोजन, ठीक है। इन सभी तत्वों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हैलोजन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन, 9th और 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो सुपर मटेरियल थैंक यू फॉर जानी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है। 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है। तो यह आपको है जल, ठीक, जल आंसर सही हो जाएगा। सृष्टि कुमारी थैंक यू फॉर जानी। चलिए जल आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी 9th का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 9th का बी आंसर जो बता रहे हैं उनका सही और सबसे पहले सही जवाब दिया आपको आर.के. स्टडी ने। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पौधे में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है। प्रीति आपको आंसर किसी को भी डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी को भी ज़रूरत नहीं है आपको डिलीट करने के लिए। पौधे में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है, ठीक, आपको बताना है। 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये आपको कॉलन काइमा किसके कारण होता है, कॉलन काइमा के कारण होता है। 10वां का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है, 10वां का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही और आर.के. स्टडी ने सबसे पहले और सही जवाब दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग रेगुलर आपको 8 बजे सुबह में करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, जो आपको ये सभी क्लासेज आपको बिहार पुलिस 2025 को जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का प्रैक्टिस आपको सुबह में 8 बजे 9 बजे आपको हम लोग पॉलिटी क्वेश्चन का प्रैक्टिस, इसके साथ ही कल के क्लास में हम लोग प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कल के क्लास में कराया जाएगा। और आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है हम लोग 10:30 बजे दिन में कराते हैं। और आपको हिस्ट्री में अभी आपको मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं। ऑलरेडी आज के क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन करवाए हैं, कल के क्लास में भी आपको 50 क्वेश्चन, जो इससे बाद जो 50 क्वेश्चन है उसको करवाया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद रात के 10 बजे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन के लिए कराते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। अमीबा में प्रजनन आपको कैसे होता है, 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो ये आपको द्विखंडन द्वारा, किसके द्वारा होता है, आपको द्विखंडन द्वारा आपको अमीबा में प्रजनन होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 11th का बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 11th का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, 11th का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन आपको परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपको बड़ी हाथ कौन सा हो जाएगा, बड़ी हाथ आपको परिसंचरण तंत्र का आपको भाग नहीं है, अंग नहीं है। तो ऑप्शन आपका 12 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही और आपको आर.के. स्टडी ने सबसे पहले और सही जवाब दिया है, ठीक है। चलिए इसी तरह आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको जो चीज़ें हैं ना, आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हम नहीं भाई, हम जीके जीएस से भी संबंधित जो क्वेश्चन है उसका भी हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 और 14 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। और 13 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। तो यह जो आपको, ठीक, यह जो पौधा है आपको अस्पाइरोगाइरा का, तो ऑप्शन सी आपका सही है। 13 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है और आर.के. स्टडी ने सबसे पहले और सही जवाब दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है। पहला कह रहा है होठों का सूजना, हाथों तथा पैरों की त्वचा पर मोटा वर्णक का होना या चिड़चिड़ा होना, ठीक। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि निम्न में से कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है। होठों का सूजना, हाथों तथा पैरों की त्वचा पर मोटा वर्णक का होना और चिड़चिड़ा होना। 14 नंबर क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा निकोटिनमाइड पेलेग्रा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 14 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है और 14 का डी का सबसे पहले सही जवाब दिया आपको हरिकृष्ण कुमार ने, ठीक है। चलिए 15 और 16 नंबर क्वेश्चन,
15 और 16 नंबर क्वेश्चन कर 15 नंबर क्वेश्चन में कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो एंडोस्कोपी। ठीक है, एंडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। तो 15 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, और आपको सबसे पहले सही जवाब दिया आपको आर्क स्टडी ने। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कराएगा 16 नंबर क्वेश्चन में कि संविधान निम्न में से किसके लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकार करता है। आपको बताना है जो आपको संविधान है वो किसके लिए आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकार करता है। 16 नंबर क्वेश्चन, तो यह आपको बच्चों के लिए स्वीकार करता है, स्त्रियों के लिए भी करता है, जनजातियों के लिए भी करता है और दलितों के लिए करता है। तो सभी वर्गों के लिए आपको शोषण का अधिकार आपको स्वीकार करता है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। तो 16 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, 16 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 और 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 17 और 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। आपको बताना 17 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको शून्यकाल, कौन सा नहीं आता है, तो शून्यकाल नहीं आता, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो 17 का जो बी आंसर बता रहे उनका सही है। ठीक है, 17 का जो बी आंसर बता उनका सही है, और आपको सबसे पहले सही जवाब दिया आपको प्रीति ने। प्रीति ने सबसे पहले आपको सही जवाब दिया है। 18 नंबर क्वेश्चन का है किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपको बताना है कि किस समिति में आपको राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो आपको कौन सा इसका सही आंसर है, प्राक्कलन समिति। बिल्कुल सही, आपको सही जवाब दिया है आपको आर्क स्टडी ने, प्राक्कलन समिति। और इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे जो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, और 30 को 30 किस सभा से होते हैं, तो आपको राज्यसभा से नहीं होकर आपको लोकसभा से, 30 का आपको लोकसभा से होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोक लेखा समिति की बात करें। ठीक है, अच्छा प्राक्कलन समिति का स्थापना कब किया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो प्राक्कलन समिति का ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। संसद की याद रखेंगे, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी, तो प्राक्कलन समिति। फिर से दोहरा रहा हूँ कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी, तो प्राक्कलन समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 आपको लोकसभा के से आते हैं, कोई राज्यसभा से नहीं होता। इसलिए आपको सर साइंस का पूरा क्वेश्चन कब होगा, मतलब साइंस डेडिकेटेड क्वेश्चन आप प्रीति पूछ रही हैं कि साइंस का केवल और केवल साइंस का क्लास कब से शुरू होगा। जल्दी शुरू किया जाएगा। देखिए अभी हम लोग आपको धीरे धीरे जो चीज़ें हैं आपको हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे ही आपको जो हिस्ट्री का भी चल रहा है, हिस्ट्री के बाद आपको ज्योग्राफी का कराया जाएगा, ज्योग्राफी के बाद आपको साइंस लाया जाएगा। ठीक, कह रहे किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो आपको लोक प्राक्कलन समिति में, और प्राक्कलन समिति आपको लोकसभा में सभी 30 मेंबर होते। आपको प्राक्कलन समिति की स्थापना कब किया गया था, तो प्राक्कलन समिति की जो स्थापना है 1950 में कब किया गया था, 1950 में किया गया था। इसको भी याद रखेंगे। फिर इसके बाद लोक लेखा समिति, अगर हम लोक लेखा समिति की बात करें तो आपको संसद की सबसे पुरानी समितियों में से, लोक लेखा समिति जो आपको संसद की पुरानी समितियों में से, और इसका जो स्थापना है 1921 में किया गया था। इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें आपको 22 सदस्य होते हैं। अगर 22 सदस्य की बात करें तो 15 जो आपको लोकसभा से होते हैं। ठीक है, जो 15 है आपको लोकसभा से होते हैं, और जो +7 जो है आपको राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। आपको लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। इसका स्थापना 1521 में किया गया था। उसमें आपको 15 लोकसभा से होते हैं और 7 आपको राज्यसभा से होते हैं। इसके बाद आपको सार्वजनिक उपक्रम समिति, जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है, इसमें आपको इसका जो स्थापना 1964 में किया गया था। इसको याद रखेंगे, 1964 में किया गया था, और इसमें आपको 22 सदस्य होते हैं, और ये भी आपको 15 आपको लोकसभा से होते हैं। ठीक, 15 लोकसभा से और 7 आपका राज्यसभा से होते हैं। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो जो 18 का जो ए आंसर बता रहे हैं, ठीक, 18 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, 18 का ए किसने बताया है, तो 18 का ए सबसे पहले जवाब दिया आर्को स्टडी ने दिया। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। ये प्राक्कलन समिति जो है आपको संसद की सबसे पुरानी समितियों में से एक है। इसका स्थापना 1950 में किया गया था। इसमें आपको 30 सदस्य होते हैं, और 30 को 30 आपको लोकसभा से होते हैं। इवन आपका जो लोक लेखा समिति है उसकी स्थापना 1921 में किया गया था। उसमें 22 सदस्य होते हैं, और 22 में से 15 जो आपको लोकसभा से आते हैं, और 7 जो है आपको राज्यसभा से होते हैं। उसी तरह आपको सार्वजनिक उपक्रम समिति की जो स्थापना 1964 में किया गया था, इसमें भी आपको 22 मेंबर होते हैं, और 15 आपको लोकसभा से आते हैं, और 7 आपको राज्यसभा से आते हैं। चलिए कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन में दिए गए विकल्प में कौन सही है, जो दिए गए विकल्प में आपको कौन सा सही है। तो आपको सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, ये आपको कथन सही है। दूसरा कार्य सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी आपका सही है। तीसरा कार्य यह परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी आपको कथन सही है। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाए। तीनों जो है आपको कथन सही है। चलिए तो 19 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, और 19 का आपको डी
हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जैसे ही आपको जो हम लोग का जो हिस्ट्री चल रहा है मध्यकालीन भारत के बाद हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, और ज्योग्राफी क्वेश्चन के बाद आपको साइंस का क्वेश्चन आपको, क्योंकि मेरे हम लोग के पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी करंट अफेयर देखकर हम लोग रेगुलर चला रहे हैं कि करंट अफेयर से आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो करंट अफेयर का अच्छे से तैयारी करना आपको जरूरी है। फिर पॉलिटी है, पॉलिटी और साइंस एक साथ, जैसे ही आपको पॉलिटी में तो हम लोग लूसेंट चला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं लूसेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम आपके जो बिहार पुलिस तो निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 13 जुलाई से इसका एग्जाम है, इसके बाद आपको बिहार दरोगा आने वाले बहुत सारे एग्जाम आपको, क्योंकि बिहार में आपको इलेक्शन है और बहुत सारे एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, इसी के ध्यान में रखते हैं हम लोग पॉलिटी को बंद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पॉलिटी आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट बुक है। पॉलिटी बोल रहा हूँ, लूसेंट आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आपको अच्छे से और बार बार करना चाहिए। आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहे, लेकिन पॉलिटी जो आपका है उसके लिए आपको जो लूसेंट है और लूसेंट ऑब्जेक्ट उसके भी बार बार आप पढ़िए और बार बार उसके क्वेश्चन का जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने से पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो रिवीजन हो जाता है, इसलिए हम लूसेंट नहीं छोड़े। दूसरी चीज़ आपको प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस अभी मध्यकालीन भारत चला रहा है, ऑलरेडी हम लोग आधुनिक भारत समाप्त कर चुके हैं, तो वहाँ हम लोग आपको सब्जेक्ट वाइज पूरे जो आपको इवन कला और संस्कृति का भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, खेल और कूद के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो सभी जो क्वेश्चन है उसका जो प्रैक्टिस है हम लोग आपको जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं 10:30 बजे से, उसमें आपको सभी चीज़ों का प्रैक्टिस कराया जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए, और जो कथन आपका सही है उसके बाद बताना है, ठीक है, जो कथन सही है उसमें आपके बारे में बताना है। तो राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रज्ञान करेगा, ये आपको सही है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है, यह भी आपको सही है, ठीक, यह भी आपको सही है। तीसरा कार्य है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक नहीं, दूसरा आपको गलत है, दूसरा सही नहीं है, ठीक, दूसरा सही नहीं है, ठीक, दूसरा सही नहीं है। आपको फिर हो जाएगा राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेगा, यह आपको सही है। फिर आपको शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई, यह भी आपको सही कथन सही है। तो आपको कथन 1, 3 और 4 आपको सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपको करेक्ट है। जो आपको कथन 2 है वो गलत है, कथन 2 जो है वो आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो आपको 20 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण या उसका संवर्धन करे, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपको बताना है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह आपको कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण या उसका संवर्धन करे, इस किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह आपको एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है, मैं इतना आपको हिंट दे सकता हूँ कि यह आपको मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। चल मौलिक कर्तव्य नहीं, ये आपको आएगा डीपीएसपी के अंतर्गत आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये आपको डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। और डीपीएसपी कौन से भाग में है, तो भाग 4 में, ठीक है, डीपीएसपी किसके अंतर्गत है, तो भाग 4 में है। अनुच्छेद कितना है, तो 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद कितना है 36 से लेकर 51 तक। और यह कहाँ से लिया गया है, जो डीपीएसपी है कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से हमारा जो राज्य के नीति आवश्यकता तो ये लिया गया है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 48 का, कौन सा है, अनुच्छेद 48 का, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो जो आपको 21 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, 21 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उससे संबंधित आपको जितने भी फैक्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, उसको भी हम लोग बताते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होते रहता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद को कब सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर वैधानिक दर्जा दिया गया था। आपको क्वेश्चन में बताना है कि भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद को कब सरकारी नियंत्रक से मुक्त करके आपको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये आपको दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। कब दिया गया था, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2 आपको दिया हो जाएगा। कह रहा है कि जो सुनील कुमार, थैंक यू फॉर जानिंग। तो जो आपको 22 का बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, 22 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, 22 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और 22 का सबसे पहले बी आंसर दिया है आर.के. स्टडी ने। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 23 नंबर क्वेश्चन में एक तरफ आपको जलप्रपात दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको राज्य दिया हुआ है, ठीक है, एक तरफ आपको जलप्रपात दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सा जलप्रपात किस नदी पे है और किस राज्य में है, ठीक है,
नदी बताइएगा, नदी क्वेश्चन में नहीं दिया, ठीक है, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए नदी भी जानेंगे कि कौन सा जलप्रपात है किस नदी पे। तो पहला जो कह रहा है दूध सागर जलप्रपात, तो दूध सागर जो जलप्रपात है ये आपको गोवा में है। कहाँ पे? तो गोवा में है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दूध सागर जलप्रपात आपको गोवा में है, और किस नदी पे? अगर हमको नदी पूछ दे तो ये आपको मांडवी नदी, कौन सा नदी है? मांडवी नदी पे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, मांडवी नदी, ठीक है। चलिए, बरकाना आपको जलप्रपात कहाँ पे? ठीक है, बरकाना जलप्रपात है आपको कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो आपको बी का हो जाएगा 3, ठीक है, बी का हो जाएगा 3, तो आपको ए का हो जाएगा 4। तो एक अगर 4 है तो आपको या तो ए होगा या तो बी होगा या तो डी होगा, ठीक है। इसके बाद आपको बी का हो गया 3, तो बी का आपको 3 है तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही। लेकिन पूरा देख लेते हैं हम लोग। बरकाना जलप्रपात किस नदी पे बताइए? तो जो बरकाना जलप्रपात आपको सीता नदी, ठीक, किस नदी पे? सीता नदी पे, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। फिर आपको दुदुमा जलप्रपात, अगर हम लोग दुदुमा जलप्रपात की बात करें, यह आपको उड़ीसा में, कहाँ पे? उड़ीसा में, और उड़ीसा के आपको मयूरुक आपको, ठीक है, आपको उड़ीसा का इसका जो नदी है आपको मैकुंड नदी, ठीक है, मैकुंड नदी में है, ठीक है। इसके बाद किलियोर जलप्रपात आपको है, ठीक है, आपको तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में है। किलियोर जलप्रपात कहाँ पे? तो आपको जो किलियोर जलप्रपात है आपको तमिलनाडु में है, ठीक। चलिए, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आपको ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और भारत का सबसे ऊँचा, अगर आपको पूछ दे कि भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात आपसे पूछ दें हम, तो कौन सा है भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात? बताइए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये आपको कुचिकल जलप्रपात, कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात। और कौन सा नदी पे? तो वराही नदी, और ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। और आपको अगर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ दे तो आपको एंजल जलप्रपात, ठीक, एंजल जलप्रपात आपको विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो 23 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। यह जो आपको PDF है, इसी तरह से आपको क्लास में आपको जो टेलीग्राम पे है ग्रुप, उस पर डाल दिया जाएगा, तो आप वहाँ से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, करेक्ट 24 नंबर क्वेश्चन में कि वात दिग्दर्शी का कार्य क्या है? वात दिग्दर्शी का कार्य क्या है? आपको 24 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि वात दिग्दर्शी का कार्य क्या है। बिल्कुल, विश्व के सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात है। और यह कहाँ पे है? तो वेनेजुएला में है। इस चीज़ को याद रखें, किस देश में है? तो आपको वेनेजुएला में है, ठीक। चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन, वात दिग्दर्शी का कार्य क्या है? तो यह वात दिग्दर्शी का जो कार्य है आपको वायु की दिशा को दर्शाना है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और द सुपर मटेरियल ने सबसे पहले, RK स्टडी ने सबसे पहले और सही जवाब दिया। चलिए, 24 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 25 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना, एक तरफ आपको सूची 1 में आपको भौगोलिक लक्षण दिया हुआ है। सूची 1 में आपको भौगोलिक लक्षण दिया है। सूची 2 में आपके लिए दिया है भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार, ठीक है। सूची 1 में आपको भौगोलिक लक्षण दिया है, सूची 2 में आपको भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि जो कौन सा भौगोलिक जो लक्षण है वो किस आपको भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार है, ठीक है। तो जो आपको पहला कह रहा है सर्क किसका प्रकार है? तो सर्क आपको है हिमनद के अपर्दनी लक्षण का, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4 किस में है? या तो ए में है या तो सी में है, ठीक है। या तो ए में है या तो सी में है। जिसके बाद आपको यारडांग जो भौगोलिक लक्षण है वो किस भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार है? तो ये आपको प्रकार है वायु के अपर्दनी लक्षण का आपको प्रकार है। तो आपको से तो यारडांग का आपको हो जाएगा 1, ठीक है। यारडांग का हो जाएगा 1, तो किस में 1 है? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही। तो आपको जो 25 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 25 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। करा कि प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? आपको बताना है 26 नंबर क्वेश्चन में कि प्रति चक्रवात का जो विशेषता है वो क्या होता है। तो प्रति चक्रवात का जो विशेषता है आपको स्वच्छ आसमान होता है। क्या होता है? स्वच्छ आसमान होता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो 26 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, ठीक है। और सबसे पहले सही जवाब दिया आपको 26 का RK स्टडी ने। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा पंचनद में सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित नदियों में से आपको पता है कि पंजाब का नाम आपको 5 नदियों के कारण ही पड़ा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग पंच नद के नाम से जानते हैं। उस पंच नद में कौन कौन सी नदी है? तो पहला आपको झेलम है, ठीक है। पहला कौन सी नदी है? झेलम है, ठीक है। पहला आपको झेलम हो जाएगा। दूसरा आपको हो जाएगा रावी नदी, ठीक है। रावी नदी हो जाएगा, ठीक। पहला आपको झेलम हो गया, झेलम। दूसरा होगा रावी नदी, ठीक है, रावी नदी। तीसरा आपको ब्यास नदी, ब्यास नदी। चौथा जगह सतलज नदी, सतलुज नदी हो जाएगा। और पांचवा जो नदी हो जाएगा आपको, ठीक है, ये आपको झेलम हो गया,
झेलम हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलुज हो गया, चिनाब, ठीक है, चिनाब नदी। तो ये पंच नदियों में से कौन सी नदी नहीं है? तो जो आपको सिंधु नदी है यह आपको नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो 5वां का जो बी आंसर बता रहे उनका सही, और 27 का जो आपको बी आंसर बता रहे उनका सही है, ठीक है। 27 का जो बी आंसर बता रहे उनका सही है। और सबसे पहले सही जवाब दिया आपको आर के स्टडी ने, ठीक, आर के स्टडी ने सबसे पहले सही जवाब दिया। सिंधु जो नदी है आपको पंच नदी के अंतर्गत नहीं आता है। पंच नदी के अंतर्गत आपको कौन सी नदी आती है? तो आपको झेलम आता है, चिनाब आता है, रावी आती है, ब्यास आता है और सतलुज नदी आती है। ये सभी नदियों जो है पाकिस्तान, जो आपको सभी नदियाँ आपको पंजाब में बहती हैं, ठीक है। चलिए, और ये सभी नदियाँ जो है आपको, ये सभी पाँचों नदियाँ है आपको सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। पाकिस्तान में आपको सिंधु नदी में मिल जाता है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, ठीक है। आपको बताना है 28 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थान है आपको लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। तो यह जो आपको है मालाज खंड, ठीक है, मालाज खंड आपको लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और 28 का जो ए आंसर बता रहे उनका सही है। मालाज क्षेत्र आपको है एक तांबा खनन क्षेत्र, तांबा का खनन क्षेत्र, इस चीज़ को याद रखेंगे। और यह है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो मलाज खंड है आपको तांबा का खनन क्षेत्र है, ये आपको मध्य प्रदेश में। बैलाडीला कहाँ पे बताइए? ठीक, बैलाडीला कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। बैलाडीला कहाँ पे? आपको छत्तीसगढ़ राज्य में आपको बैलाडीला है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ में आपको बैलाडीला मिल जाएगा। फिर अनंतपुर किस राज्य में है? तो अनंतपुर आपको आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और मयूरभंज आपको लोहे के खनन के लिए प्रसिद्ध है यार, कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर। एक बार सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करते रहिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर करते रहिएगा, ठीक है। हम लोग आपको रेगुलर आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। जो भी आपको इंटरेस्टेड आपको लोग हैं, जो फ्रेंड है आपको या कोई भी स्टूडेंट है जो आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, आपको पॉलिटिक्स क्वेश्चन या फिर आपको हिस्ट्री या इंपॉर्टेंट जीके जिस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग कह रहे हैं कि 29 नंबर क्वेश्चन में सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है जो आलमगीरपुर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आलमगीरपुर कहाँ है। यह आलमगीरपुर आपको यूपी में है, ठीक है। यूपी में आपको मेरठ के पास, ठीक है। कहाँ पे है? यूपी में मेरठ के पास है। और ये आपको किस नदी किनारे? तो हिंडन नदी, ठीक है। जो हिंडन नदी है इस नदी के किनारे आपको आलमगीरपुर नदी आपको बना हुआ है, ठीक। तो आपको 29 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 29 का जो बी आंसर बता रहे हैं और सबसे पहले 29 का सही जवाब दिया आर के स्टडी ने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 30, 31, 31 और 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन में कि किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? आपको बताना है किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो आपको शतपथ किस में मिलता है? शतपथ में इसका उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो 30 का जो सी आंसर बता रहे उनका सही है। 30 का जो सी आंसर बता रहे उनका सही। चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आपको बताना है देवपाड़ा अभिलेख का जो आपको संबंध है वो किस शासक से है। 31 नंबर क्वेश्चन। तो यह आपको है विजय सेन। किससे है? विजय सेन से है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और आपको देवपाड़ा अभिलेख यह कहाँ पे है बताइए? देवपाड़ा अभिलेख कहाँ पे थी? आपको वर्तमान में बांग्लादेश में, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ये देवपाड़ा अभिलेख आपको किससे संबंधित? तो विजय सेन से संबंधित है। यह कहाँ पे? तो आपको है बांग्लादेश में वर्तमान में। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? आपको बताना है 32 नंबर क्वेश्चन में कि किसने आपको वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। चलिए बताइए, 32 नंबर क्वेश्चन कि आपको बुक्का ने, किसने आपको किया था? बुक्का ने धारण किया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और याद रखेंगे हरिहर और बुक्का ने मिलकर 1336 ईस्वी में, ठीक है। आपको बताना है कि हरिहर और बुक्का ने मिलकर आपको 1336 ईस्वी में आपको विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि हरिहर और बुक्का ने आपको 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। और विजयनगर साम्राज्य का पहला आपको राजवंश कौन सा था? तो संगम वंश था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो जो आपको 32 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और आपको 32 का ए आंसर बताया है आर के स्टडी ने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का औरंगजेब द्वारा जजिया कर पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? मैं आपको
बताता हूँ। जजिया कर का आप हिस्ट्री ही बताते हैं, ठीक है। जजिया कर को सबसे पहले किसने लागू किया था? 1712 ईस्वी में, मैंने आज ही बताया। जजिया कर को आपको सबसे पहले 1712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। तो इसी चीज़ को याद रखेंगे कि सबसे पहले जजिया कर को किसने लागू किया था? आपको मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में लागू किया था। फिर आता है ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों पर आपको जजिया कर किसने लागू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लागू किया था? तो ब्राह्मणों पर जो आपको फिरोज शाह तुगलक ने आपको जजिया कर को लागू किया था, ठीक है। इसके बाद आपको आता है अकबर ने इसको बंद किया था, ठीक है। इसको तो अकबर ने इसको बंद किया था, जजिया कर को बंद कर दिया था। और कब बंद किया था? 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में आपको अकबर ने बंद कर दिया था, बंद कर दिया। फिर इसके बाद जैसे औरंगजेब आता है, फिर से आपको जजिया कर उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। औरंगजेब जैसे ही आता है, जजिया कर उसने फिर से स्टार्ट कर दिया। और कब किया था? इसके 100 साल बाद, ठीक है, 100 साल बाद ये करता है। तो मतलब 1564 में हुआ था। और 1669 सॉरी 100 साल नहीं, 115 साल बाद, 115 साल बाद उसने 1679 में इसने आपको जजिया कर को पुनः आपको लागू किया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो जजिया कर का पूरा आपको हिस्ट्री यहाँ पर बता दिया मैंने। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसने आपको 1679 ईस्वी में आपको जजिया कर को पुनः लागू किया था। तो याद रखेंगे, जजिया कर को पुनः सबसे पहले किसने लागू किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में। ब्राह्मणों पर किसने लागू किया था? तो ब्राह्मणों पर, अच्छा हाँ, आपने बताया था उस क्लास में 1712 की जगह पर आपको नहीं 712 की जगह पर आपने 1712 लिखा था। बिल्कुल मुझे याद आ गया प्रीति, ठीक है। चलिए 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। ब्राह्मणों पर आपको जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया था। अकबर ने इसको पुनः आपको 1564 ईस्वी में इसको बंद कर दिया था, ठीक है। फिर पुनः इसको आपको 1679 ईस्वी में आपको औरंगजेब ने लागू किया था। तो जो 1679 आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहाड़िया विद्रोह का संबंध किस राज्य से? आपको बताना है कि जो पहाड़िया विद्रोह है इसका संबंध किस राज्य से? चलिए बताइए। तो पहले देख लेंगे पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? तो पहाड़िया विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो जो पहाड़िया विद्रोह यह हुआ था 1778 में, ठीक। कब हुआ था? 1778 में। और यह आपको बिहार के एरिया में, ठीक। कब हुआ था? बिहार वाले एरिया में। तो जो बिहार और झारखंड अभी एक आपको हुआ था उस समय एक में था, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 34 का जो ए आंसर बताया उनका सही है। और जो याद रखेंगे जो पहाड़िया विद्रोह है ये आपको 1778 ईस्वी में बिहार और झारखंड के प्रांत में हुआ था। और इसके जो नेता थे, नेता कौन थे? राजा जगन्नाथ। कौन थे? राजा जगन्नाथ जो हैं इसके नेता थे। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, जगन्नाथ, ठीक है। राजा जगन्नाथ जो है इसके नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 34 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 34 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 35 और 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। 34 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। और सबसे पहले किसने सही जवाब दिया है? आपको आर के स्टडी ने। देखिए कर 35 नंबर क्वेश्चन में कि मोहम्मद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का किसने नेतृत्व किया था? आपको बताना है कि मोहम्मद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का किसने नेतृत्व किया था? तो ये आपको जयपाल ने किया था। किसने किया था? जयपाल ने किया था। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो 35 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और सबसे पहले सही जवाब दिया आपको 35 का द सुपर मटेरियल है, ठीक है। इसके बाद आपको ये बताना है, यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार आपको आक्रमण किया था? को मोहम्मद गजनवी आपको कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। इसका पहला आक्रमण कब हुआ था? ठीक है, पहला जो आक्रमण है, फर्स्ट आक्रमण, आपको पता है कि मोहम्मद गजनवी ने आपको 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। पहला आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने कब किया? तो पहला जो आक्रमण है आपको, ठीक, पहला जो आक्रमण है 1000 में। कब किया था? तो 1000 ईस्वी में आपको पहला जो आक्रमण है वो उसने किया था, ठीक। इसके साथ ही साथ इसने 15वां जो आपको 16वां आक्रमण, ठीक है। इसके बाद जो 16वां आक्रमण है उसने आपको सोमनाथ पे किया। तो इसको भी याद रखेंगे कि जो प्रीति कुमार सर बिहार पुलिस में एसएससी गर्ल का कितना नंबर लाना होगा। अभी तो मैडम आप जिस तरह से इस बार आपको हमेशा हाई जाता है, लेकिन इस बार आप देखे होंगे कि आपको जो कट ऑफ है वो डाउन गया है। तो इस डिपेंड अपॉन कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगर हाई क्वेश्चन में हमेशा बोलता हूँ अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछता है तो आपको ऑलवेज आपको जो है जो कट ऑफ है वो डाउन जाता है। और थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको जितना हो सकता है आप उतना, हाँ इतना तो सफिशिएंट, बट यू कैन नॉट से दैट, ठीक है। आप मतलब कह नहीं सकते हो, समटाइम ये डाउन भी जाता है, समटाइम ये अप भी जाता है। तो आप जितना हो सके आप तैयारी कीजिए और जितना आप एक्स्ट्रा नंबर को लाने का प्रयास कीजिए। चलिए 16वां जो आक्रमण है आपको मोहम्मद गजनवी का, वो आपको सोमनाथ पे हुआ था। तो कोई क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता था कि मोहम्मद गजनवी ने 17 बार जो आक्रमण किया था उसमें कौन सा जो आक्रमण था वो सोमनाथ हुआ था? तो 16वां जो आक्रमण है वो आपको सोमनाथ हुआ था। और कब हुआ था ये 16वां आक्रमण? तो
1025 में। कब हुआ था? 1025 में। और जो अंतिम जो आक्रमण था, 17वां जो आक्रमण है, ये आपको हुआ था 1027 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि जो अंतिम आक्रमण है आपको 1027 में हुआ था। जाटे हुआ तो इन्होंने जाटों के साथ विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि मोहम्मद गजनवी ने आपको लास्ट में किस राजपूत शासक के संग ने इसका नेतृत्व किया था? जयपाल ने। मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार आपको भारत पर आक्रमण किया? 17 बार। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में। 16वां आक्रमण जो इसने सोमनाथ पे किया था 1025 में। 1025 में इसने सोमनाथ पे आपको 16वां जो आक्रमण किया था। 17वां आक्रमण आपको 1027 ईस्वी में किया था। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आपको फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। और हम लोग फतेहपुर सीकरी की बात करें, ठीक है, केवल आपको फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं तो फतेहपुर सीकरी का स्थापना कब किया गया था? तो 1571 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे कि फतेहपुर सीकरी का जो स्थापना है अकबर के द्वारा आपको 1571 ईस्वी में किया गया था। और आपके यहाँ पर बताने कौन सा जो चीज़ है ये आपको फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए। तो जो मोती मस्जिद है, ठीक है, मोती मस्जिद आपको दो जगह का ही प्रसिद्ध है, या तो आगरा का और या तो आपको दिल्ली का। ठीक है, तो अगर ये दोनों ही आपको फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। मोती मस्जिद आगरा का निर्माण किसने करा था? मैं अब आज के ही क्लास में बताया हूँ। मोती मस्जिद जो आगरा है उसका निर्माण आपको शाहजहाँ ने कराया था। और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है उसका जो निर्माण आपको औरंगजेब ने कराया था। तो इतना सारा चीज़ आपको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 36 का जो आपको बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए क्या बोल रहे हैं? हाँ सुन लीजिए अभी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। कह रहा है कि मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको जो सही कथन है उसके बारे में बताना है। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। कह रहा है कि मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सही कथन है 37 नंबर क्वेश्चन में यह आपको बताना है। चलिए, जो आपको सही कथन इसने कहा रहा है कि इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की थी। ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कि इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति की विभाजन की जो बात है वो लिखी गई। ये भी आपको सही है। तो ए और बी आपको दोनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो 37 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। और सबसे पहले आपको द सुपर मटेरियल ने सही जवाब दिया है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कर रहा है कि आपको घटना दिया हुआ है, 4 घटनाएं दी हुई, इसको आपको बताना है कि सही क्रम में सजाना है। तो सही क्रम में सजाने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी घटना कब हुआ था। ठीक है, कौन सी घटना कब हुआ था? पहला आपको घटना बता रहा है कि वास्को डी गामा को दूसरी बार भारत यात्रा कब हुआ था। देखिए वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया है। ठीक है, वास्को डी गामा जो है भारत में 3 बार आया है। पहली बार आप ही बताओ कब आया था? तो पहली बार आपको 1498 में। ठीक है, जब आपको पहली बार 20 मई 1498 को जो आपको पहली बार आपको वास्को डी गामा भारत आया था। दूसरी बार कब आया? तो 1502 में। ठीक है, 1502 में ये आपको दूसरी बार आया था। और 1524 में आपको तीसरी बार आया था। ठीक है, 1524 में आपको आया था भारत का पुर्तगाली वायसराय बनकर। ठीक है, पुर्तगाली का वायसराय बनकर आया था। लेकिन 1500 अनफॉर्चुनेट इस दुर्भाग्यवश का 1524 में ही इसका मृत्यु हो गया था। तो आपको याद रखिएगा ये जो आपको जो है वास्को डी गामा है भारत 3 बार आया है, 1498 में, 1502 में और 1524 में। ठीक है, तो वास्को डी गामा दूसरी बार भारत की यात्रा कब हुआ? तो 1502 में हुआ। ये आपको याद रखेंगे। फिर आपको वांडीवास का निर्णायक युद्ध। ठीक है, वांडीवास का निर्णायक युद्ध कब हुआ था बताइए? वांडीवास का जो आपको निर्णायक युद्ध कब हुआ था? ये आपको 1760 में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये आपको ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि ईस्ट इंडिया आपको वांडीवास का युद्ध आपको 1760 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करा है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। आपको भी पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो स्थापना है आपको हुआ था 31 दिसंबर। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 को आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। और उसमें भारत में किसकी बादशाहत थी? तो अकबर बादशाह था। ठीक है, भारत में किसकी बादशाहत थी? तो अकबर की बादशाहत था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। फिर बेदरा का युद्ध कर रहा है। बेदरा का युद्ध कब हुआ था बताइए? बेदरा का युद्ध कब हुआ था? जो बेदरा का युद्ध है आपको 1759 ईस्वी में। कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ठीक 1759 में आपको बेदरा का युद्ध हुआ था। तो पहले आपको कौन सा हो जाएगा? ठीक, पहला आपको हो जाएगा पहला। ठीक, पहला तो पहला हो ही जाएगा क्योंकि वास्को डी गामा का जो भारत में आगमन हुआ सबसे पहले हुआ था। ठीक, इसके बाद हुआ है, ठीक, इसके बाद हुआ है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का आपको स्थापना। तो पहला हो जाएगा, फिर तीसरा, पहला हो गया, तीसरा हो गया, फिर आपको चौथा हो जाएगा। पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो जो 38 का जो सी आंसर बता रहे, तो ऑप्शन जो 38 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन। नींद आने लग रहा है लोगों को, क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, चलिए सोते भी रहिए, पढ़ते भी रहिए, यही कर सकते हैं आपके लिए प्रीति हम। चलिए
कह रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी। आपको बताना है कि निम्न में से किस क्षेत्र में आपको अस्थायी बंदोबस्त की जो प्रथा है वो नहीं प्रचलित थी। पहले हम देखेंगे अस्थायी बंदोबस्त कब शुरू किया गया था। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त जो है आपको कब शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन है आपसे। तो जो अस्थायी बंदोबस्त है आपको शुरू किया गया था 1793 में। कब शुरू किया गया था? 1793 आपको अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा आपको शुरू किया गया था आपको अस्थायी बंदोबस्त। या भारत के कितने परसेंट भूमि पर लागू था? आपको 19%। ठीक है, 19% भूमि पर यह आपको लागू था। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। और इसका कौन कौन सा क्षेत्र था? तो यह आपको उड़ीसा था। इसका जो क्षेत्र की अगर बात करें तो हम लोग उड़ीसा था, बिहार था, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल और आपको कुछ बनारस का जो क्षेत्र लेते हुए ये आपको इससे में फैला हुआ था। तो पंजाब नहीं था, ऑप्शन आपका 20 हो जाएगा। अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो पंजाब में कौन सी व्यवस्था थी बताइए? पंजाब में आपको, ठीक, पंजाब में कौन सी व्यवस्था थी? तो पंजाब में था आपको महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, पंजाब में आपको महलवाड़ी व्यवस्था था। उसका आपको महलवाड़ी व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें, महलवाड़ी, ठीक है, अगर हम लोग महलवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो महलवाड़ी व्यवस्था को कब शुरू किया गया था? 1822 में शुरू किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो होल्ट मैकेंजी। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा आपको शुरू किया गया था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और आपको महलवाड़ी व्यवस्था कितनी परसेंट भूमि पर लागू था? तो भारत के 30% भूमि पर आपको महलवाड़ी व्यवस्था लागू था। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो आपको 39 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 40 नंबर क्वेश्चन का है कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारक वार्ताकार कौन थे? क्रिप्स मिशन के साथ आपको कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? अगर हम लोग क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन का गठन कब किया गया था? तो आपको क्रिप्स मिशन का जो गठन है 1942 में कब किया गया था? क्रिप्स मिशन का जो गठन है 1942 में किया गया था। और आपको क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, तो क्रिप्स मिशन का जो उद्देश्य था आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था उसमें आपको भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना ही आपको इसका उद्देश्य था। इसके जो आधिकारिक वार्ताकार थे आपको तो मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो इतना सारा क्वेश्चन पॉइंट याद रखें। क्रिप्स मिशन का गठन कब किया था? 1942 में किया गया था। और इसका क्यों किया गया था इसका गठन? इसका उद्देश्य क्या था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत के समर्थन को प्राप्त करने के लिए आपको क्रिप्स मिशन का गठन किया गया था। इसके साथ ही साथ आपको आधिकारिक जो वार्ताकार थे इसके वो नेहरू जी थे और आपको मौलाना आज़ाद। ठीक, इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 41, 42 नंबर क्वेश्चन, 41 और 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिल्कुल सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिन का तमाशा कहकर, कांग्रेस के वार्षिक बैठक को आपको 3 दिन का तमाशा कहकर संबोधित किया था? आपको बताना है कि निम्न में से किसने आपको कांग्रेस के 3 दिन के तमाशा का 3 दिन के तमाशा कहकर उसकी बैठकों को संबोधित किया था? यह आपको किया था अश्विनी कुमार दत्त ने। किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। तो 41 का जो ए आंसर बता रहे उनका सही है। 41 का जो ए आंसर बता रहे उनका सही है। और 41 का सबसे पहले सही जवाब दिया है आर.के. स्टडी ने। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का है कि जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। आपको बताना है कि जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन सा होता है? तो आपको अनुवांशिक विभिन्नता के। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 42 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 42 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 43 और 44 नंबर क्वेश्चन, 43 और 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से वो कौन सा है जो भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में शामिल नहीं है? तो ये आपको सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय शक्ति। कौन सा शामिल नहीं है? तो जो नाभिकीय शक्ति यह शामिल नहीं है तो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाए। तो 43 को जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि ट्यूमोरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना ट्यूमोरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे आपको सही आंसर हो जाएगा वंदना शिवा। क्या हो जाएगा? वंदना शिवा हो जाएगा। तो जो 44 का सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। आपको ट्यूमोरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के जो लेखक कौन है? आपको वंदना शिवा है। इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो जो आपको 44 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? आपको बताना है कि विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है आपको टेरॉन 1। क्या नाम है? टेरॉन 1 नाम है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो आपको 45 का जो बी आंसर बता उनका सही है। 45 का जो बी आंसर बता उनका सही है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? 46 नंबर क्वेश्चन में ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन? तो आपको तरुण पिथौड़े। कौन है? तरुण पिथौड़े हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो 46 का जो बी आंसर बता रहे उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन,
47 नंबर क्वेश्चन, 46 का जो सी आंसर बताएं उनका सी। चलिए 47 और 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। सब लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे। तो 46 का जो बी आंसर बता रहा हूँ उनका सी, और सबसे पहले 46 का आर के स्टडी ने सबसे पहले सही जवाब दिया। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन का छोटे व्यापारियों के लिए, थोड़ा सा इधर कर ले, छोटा कर लेते हैं। कारक छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? आपको बताना छोटे व्यापारियों के लिए आपको एक मुफ्त आयकर योजना का जो आपको सिफारिश है किस समिति ने किया था? ये आपको किया था चेलैया समिति ने आपको सिफारिश किया था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, सॉरी सी सही हो जाएगा। तो 47 का जो सी आंसर बताया उनका सी, और सुनील ने सबसे पहले सही जवाब दिया। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? नकदी लेन देन जो सिद्धांत है वो किसने दिया था बताइए। नकदी लेन देन आपको जो सिद्धांत है किसने दिया? तो फिशर ने दिया था। किसने दिया था? फिशर ने दिया था। अगर आपको बताएंगे कब दिया था, ठीक है, फिशर ने आपको सिद्धांत कब दिया था? तो 1911 में, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। फिशर ने जो सिद्धांत है आपको 1911 में दिया था। नकदी लेन देन का जो सिद्धांत है आपको फिशर ने 1911 में दिया था। चलिए 49 और 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए 49 और 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। प्रीति आप सोई तो नहीं हो? चलो नहीं, आंसर दे रही हो, हमको लगा कि सो गई आप। चलो 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है? आपको बताना है कि निम्न में से वो कौन सा व्यक्ति है जो स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात है। चलिए बताइए 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से वो कौन सा जो व्यक्ति है आपको स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है? तो आपको जमशेदजी ईरानी। कौन से विख्यात है? जमशेदजी ईरानी विख्यात है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। जो 49 का जो सी आंसर बता रहे उनका सी है, ठीक है। 49 का सी आपको आर के स्टडी ने सबसे पहले सही जवाब दिया है। चलिए संतोष, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग संतोष, बट आप लास्ट में ज्वाइन किए। हम लोग रेगुलर आपको 10 बजे रात में हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस वो शुरू कर देते हैं। हम लोग यह जो प्रैक्टिस है आपको एडिटोरिया का जो 75 सुबह के वहाँ से लेते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग सुबह में 8 बजे करंट अफेयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 9 बजे आपको पॉलिटी क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और 10:30 बजे आपके लिए हम लोग मॉडर्न, अभी आपको मध्यकालीन भारत चल रहा है उसके क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है, हिस्ट्री का क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो आपको, हाँ बिल्कुल जगे रहिए, ठीक है। कल से प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ताकि आप भी आपको जो 2025 में जो आपको बिहार पुलिस का एग्जाम उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सके और आपका सिलेक्शन हो सके। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दलखाई नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपको बताना है दलखाई जो नृत्य है वो किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपको है, ठीक, कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो आपको 50 का आंसर बता उनका सही है, ठीक है। मणिपुर, यहाँ पे मणिपुर है। मणिपुर आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में सेट नंबर 26 है। आज हम लोग 26 शायद कराया है, 26 नंबर कराया गया है। कल के क्लास में आपको 27 नंबर कराया जाएगा। अभी तक हम लोग 1 से लेकर 25 जो आपको प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आपको करवाया जा चुका है। आज के इस क्लास में हम लोग 26 नंबर प्रैक्टिस सेट कराएंगे। चलिए मणिपुर का जैसे ही नाम है आपको ये पता होना चाहिए कि हाल ही में भारत में किस राज्य में आपको राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो आपको मणिपुर में। कहाँ पर लगाया गया है? इसका जो 50 को जो ए आंसर सही हो जाएगा, लेकिन मैं मणिपुर के बारे में बता रहा हूँ कि आपको हाल ही में क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपसे करंट अफेयर में कि आपको हाल ही में किस राज्य में आपको राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो आपको मणिपुर में लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति जो शासन है अनुच्छेद आपको 352 के तहत, किसके तहत लगाया जाता है? जो राष्ट्रपति आपको शासन है अनुच्छेद 352 के तहत लगाया था। और आपको जो राज्यपाल है किसके द्वारा लगाया जाता है? आपको राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक, किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा आपको राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और आपको राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद के तहत यह अनुशंसा करता है राष्ट्रपति से कि उस वहाँ के राज्य में आपको राष्ट्रपति शासन लगाया जाए? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 368, ठीक। अच्छा सॉरी, ये अनुच्छेद 356 है। अनुच्छेद 356 के तहत आपको राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और आपको अनुच्छेद 352 के तहत आपको जो आपातकाल, भारत में आपातकाल लगाया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 352 है, 356 है, ठीक है, 352, 356 और 360, ठीक है। ये आपको 352 के तहत आपको आपातकाल हो जाएगा। आपातकाल आपको 352 के तहत, राज्यों में राष्ट्रपति जो शासन है 356 के तहत, ठीक है, 356 के तहत, 360 के तहत आपको वित्तीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल हो जाता है? वित्तीय आपातकाल। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग को कल जो होगा उसमें आपको प्रैक्टिस नंबर 27 को आप प्रैक्टिस करके आएगा, ताकि हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकें। फिर से मैं आपको बता दूं कि सुबह में 8 बजे हम लोग कुछ स्मरणीय तथ्य है उसको देखेंगे, ठीक है। सुबह में 8 बजे हम लोग आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 9 बजे आपको पॉलिटिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस। कल के क्लास में प्रधानमंत्री से संबंधित आपको उग्रवाद से निपटारा पाने के लिए हम लोग मणिपुर में आपको अनुच्छेद 356 के तहत आपको राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। चलिए फिर मैं आपको बता रहा था कि कुछ स्मरणीय तथ्य इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि बिम्बिसार ने
बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था, ठीक है। बिंबिसार ने किसे हराकर आपको अंग राज्य को मगध में मिलाया था, तो आपको बृहदत्त। किसको हराकर मिलाया था, तो बृहदत्त को मिलाकर हराया था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इसने मगध की राजधानी राजगीर को बनाया था। जो बिंबिसार है उसने अपनी मगध की राजधानी कहाँ बनाया था, तो बिंबिसार ने आपको राजगीर में बनाया था, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट में क्या करा, इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राज्य वैद्य जीवक को भेजा था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जीवक जो राज्य वैद्य थे वो किसके शासनकाल में थे, ठीक है, किसके दरबार में, तो बिंबिसार के, ठीक है। तो याद रखेंगे बिंबिसार के दरबार में आपको राज्य वैद्य जीवक थे, ठीक है। चलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर आपको बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। पहले तो ध्यान रखेंगे बिंबिसार ने किस वंश का स्थापना किया था, तो बिंबिसार ने आपको हर्यक वंश का, किस वंश का स्थापना किया था, बिंबिसार ने आपको हर्यक वंश का स्थापना किया था। और उसी के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या करके आपको गद्दी पर बैठा था। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखेंगे। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है किस मगध के किस आपको शासक के जो हत्या कर उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी थी, तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र आपको अजातशत्रु नहीं कहते। इस चीज़ को आपको ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है कि अजातशत्रु को कुणिक उपनाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कुणिक उपनाम से किस शासक को जाना जाता है, कुणिक उपनाम से किस शासक को जाना जाता है, तो कुणिक उपनाम से आपको अजातशत्रु को जाना जाता है, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। जो आपको बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उसने आपको 32 वर्षों तक आपको मगध पर शासन किया। फिर अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की, ठीक है। आपको पता होगा कि बिंबिसार था, ठीक है। बिंबिसार की जो हत्या है उसके पुत्र आपको अजातशत्रु ने किया था, अजातशत्रु ने। और उसकी हत्या जो आपको उसके पुत्र आपको उदयन ने किया था। यही जो उदयन है जिसने आपको पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किया था। इसको भी याद रखेंगे कि पाटलिपुत्र का शहर का स्थापना किसने किया था, उदयन ने किया था। और इसने आपको अपने पिता अजातशत्रु को मारकर आपको गद्दी पर बैठा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है कि बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का था तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना, ठीक। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, तो आपको बौद्ध धर्म का। फिर अजातशत्रु के बारे में अगर पूछे तो अजातशत्रु जो था आपको प्रारंभ में आपको जो जैन धर्म का अनुयायी था, इसके साथ बाद में आपको बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की, वहीं पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र, ठीक है, इसकी आपको स्थापना किया था, ठीक। फिर कह रहा है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। शिशुनाग वंश ने अपनी जो राजधानी है पाटलिपुत्र से कहाँ ले गए, वो लोग वैशाली ले गए, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया। फिर जो कालाशोक है, जो शिशुनाग वंश की जो स्थापना किसने किया था, बताइए। शिशुनाग वंश का स्थापना किसने किया था, क्वेश्चन है। शिशुनाग वंश का स्थापना किसने किया था, बताइए। कोई तो कमेंट करे। शिशुनाग वंश का स्थापना किसने किया था, बताइए। चलिए, जो शिशुनाग वंश का जो स्थापना आपको शिशुनाग नहीं किया था, और उसने आपको जो आपको राजधानी है कहाँ से, पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित कर दिया था। लेकिन कालाशोक ने जो आपको फिर से जो वैशाली से अपनी राजधानी कहाँ स्थापित कर दिया, तो आपको पाटलिपुत्र ही स्थापित कर दिया। और कालाशोक के ही शासनकाल में आपको दूसरा जो बौद्ध संगति होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। कि आपको किसके शासनकाल में आपको दूसरा बौद्ध संगति होता है, कालाशोक के शासनकाल में। और कहाँ होता है, तो वैशाली में होता है, ठीक है। और कब होता है, तो ये आपको होता है 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है कि 383 ईसा पूर्व में आपको गौतम बुद्ध के मरने के 100 साल बाद आपको दूसरा बौद्ध संगति होता है। कहाँ होता है, तो वैशाली में होता है। किसके शासनकाल में होता है, तो कालाशोक के शासनकाल में होता है। और आपको साबाकामी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। फिर इसके बाद क्या कहता है कि नेक्स्ट पॉइंट में कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो आपको शिशुनाग वंश का स्थापना किया था, उसके उत्तराधिकारी कौन था, तो कालाशोक था। फिर इसके बाद शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। आपको शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था, पदमनंद था। कौन था, आपको नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापदनंद। इसको याद रखेंगे। और नंद वंश का आपको अंतिम शासक कौन था, बताइए। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद, ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। और इसी को पराजित करके, ठीक है, इसी को पराजित करके मौर्य वंश का जो आपको संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको 322 BC में, ठीक है, 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य में इसी नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके आपको मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में यही कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश का स्थापना किया था। और इन्होंने कब पराजित किया था, तो 322 BC में आपको मौर्य वंश का स्थापना किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक को हराकर, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए, जो आपको PDF है हम लोग का, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम वॉरियर करके, वहाँ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग जितने भी अभी तक आपको ज्वाइन नहीं किए हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम वॉरियर करके, तो वहाँ आप लोग ज्वाइन करिए ताकि आप जो भी अपडेट है आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। एग्जाम वॉरियर करके हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, गुड नाइट सभी लोग को, गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। और संतोष, आप प्लीज़ रेगुलर ज्वाइन करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। और आप जो है, जो आपका आगामी एग्जाम है,
आपको बिहार पुलिस हो गया, फिर आने वाला जो बिहार दरोगा या किसी भी आपको बिहार के एग्जाम के लिए हम लोग ऑलरेडी आपको बिहार से संबंधित जीके जीएस का क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है आपको करवाया जा चुका है ऑलरेडी, आप हम लोग का प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद।